हेलो एवरीवन। सो हम लोग इस वीडियो में मार्च 2023 का आगे का पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो अब मुझसे लगा था कि मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में ना इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो, आपके ना अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स हैं, आपको उन सैटेलाइट्स के नाम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, नाविगेशनल सैटेलाइट में कौन सा सैटेलाइट आता है? IRNSS। ठीक है। और उसको कौन लॉन्च करता है? PSLV। PSLV इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हेल्प करता है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सिमिलरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी है? IRNS एंड सॉरी IRS। एंड इसको लॉन्च भी कौन करता है? PSLV करता है। ठीक है। इसके बाद में दिस इज न्यूमेरिकल दैट वी विल बी डूइंग इन द क्लास। एंड उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको खुद से करना है एक बार, बिकॉज मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत करा चुकी हूँ। ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा है कि आपको ये तीनों रे के नाम लिखने की, रे को क्या बोलेंगे। देखो, जो रे पहली बार आपके सरफेस पे पड़ती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? इंसिडेंट रे। दैट इज वाई रे AB इज योर इंसिडेंट रे। जो रे उस मीडियम में जाके बेंड हो जाती है, देखो ये बेंड हो गई है, इसको आप लोग क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। दैट इज वाई ये जो CD है, ये आपका क्या है? आपका रिफ्रैक्टेड रे है। एंड जो रिफ्रैक्टेड रे जब वो मीडियम से बाहर आती है, तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? इमर्जेंट रे। इसलिए जो आपका रे ये वाला है GH, इसको आप लोग क्या बोलोगे? इमर्जेंट रे। और देखो, ये रेरोर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है। इसलिए जो ये जो आपका जो, सेकेंड में इसको रब करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखो, आपका जो ये मीडियम है वो रेरर है, ये मीडियम है वो डेंसर है। इसीलिए आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है। और आपका इस केस में देखोगे तो ये डेंसर मीडियम है, सॉरी, ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। इसीलिए ये क्या हुआ है? इसीलिए ये क्या हुआ है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ है। सो रेरर से डेंसर में जाएगा तो क्या आएगा? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा। और डेंसर से रेयर में होगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है। सो आई होप मैंने आप लोग को तीनों नाम प्रॉपरली बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। इज NaCl अ आयोनिक कंपाउंड? तो ये क्या आएगा? यस, NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, बिकॉज वो दो आयन्स की इंटरेक्शन से बना है। Na इज अ कटायन और Cl इज अ अनायन। तो इन दोनों के इंटरैक्शन से क्या बना है? NaCl। और इस वजह से ये आपका क्या है? आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? आपका जो एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है? आपके जो एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली डोनेट करते हैं। और डोनेट करने से क्या बनता है? आपका आयन बनता है। और उन आयन के इंटरेक्शन से क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है। सो NaCl क्यों आयोनिक कंपाउंड है वो आपको ना, मैं आप लोग को पूरा आयोनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आयोनिक कंपाउंड के 1 मिनट, आपको आयोनिक कंपाउंड के दो प्रॉपर्टीज भी लिखने हैं, आप लोग को मैं प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। सो 1 मिनट। दिस आयोनिक कंपाउंड इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। ठीक है। सो हम लोग चैप्टर नंबर 8 ही खोला है। हम्म, देखो यहाँ पे compounds formed from two units, namely cation and anion, are called as ionic compound। और हमारे केस में cation क्या था आपका? सोडियम। anion क्या था आपका? क्लोरीन। सो आपको उन दोनों के इंटरेक्शन से क्या बना है आप लोग का? NaCl। इसकी वजह से वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। The cation and anion being oppositely charged, there is a electrostatic force of attraction between them. You know that this force of attraction between cation and anion is called as ionic bond। ये जो cation
और अनायन एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इस अट्रैक्शन को आप लोग क्या नाम देते हो? आयोनिक बॉन्ड नाम देते हो। ठीक है। द नंबर ऑफ cation and anion in a compound and the magnitude of the electric charge on them is such that the positive and the negative balance each other। का मतलब क्या है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Na के ऊपर +1 चार्ज था। मेरे जहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रब भी नहीं हो रहा। Na पे +1 चार्ज था, और आपका ये क्या है? कटायन है। जिसपे चार्ज प्लस होता है वो क्या होता है? कटायन। Cl पे क्या है? -1 चार्ज है। मतलब इन कटायन और अनायन पे चार्ज ऐसा होगा कि ये इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इस वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। और एक बिना चार्ज का क्या बनता है? कंपाउंड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? NaCl। आप लोग को NaCl पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बिकॉज ये आपका जो इंडिविजुअल चार्ज है ये इक्वल था और अपोजिट था, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, और आपका जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है? न्यूट्रल बना। ठीक है। सो हम आगे मैं रीड करती हूँ। As a result, ionic compound is electrically neutral. Ionic compound are crystalline in nature. The surface of all the particles of a crystalline substance have a definite shape and are smooth and shiny। देखो आपका ये क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, ये सब है ना, नए चार्ट में हो चुका। और आप लोग को ना मेजरली ये लिख के नहीं आना। ये सिर्फ बता रहा है आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है। एकदम मतलब प्रॉपर शेप में होता है, ऐसा तिरंगे शेप का नहीं होता है, एक प्रॉपर शेप होता है इनका। इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्मूथ एंड शाइनी होता है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। और आगे क्या है? देखो, वी विल डायरेक्टली कम टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। 1 मिनट, गर्म हो रहा है। तो the attractive force between positive and negatively charged ion is strong. Therefore, ionic compound exists in solid state and are hard। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए ये लोग सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये थोड़े हार्ड होते हैं। फिर क्या बोला है? Ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure। आयनिक कंपाउंड जो है ना वो टूट सकते हैं, मतलब वो लोग टूटते हैं। आप लोग को पता है, खड़ी नमक आती है, उसको आप लोग ब्रेक करते हो तो आपका प्रॉपर नॉर्मल सॉल्ट बनता है। तो वही वो भी एक आयोनिक कंपाउंड ही होता है। सो आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, मतलब जो चीज टूटती है। ठीक है। और बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब प्रेशर को अप्लाई करके आप लोग उसको तोड़ सकते हो। दे आर ब्रिटल इन नेचर। फिर क्या आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयोनिक कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है आयोनिक कंपाउंड के अंदर। और इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो देखो, intermolecular force of attraction is high in ionic compound and large energy is required to overcome it। मतलब क्या? इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग को बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो पाएंगे। therefore the melting and boiling point of ionic compounds are high। आप लोग को क्वेश्चन आता है why the melting point and boiling point of ionic compounds are high। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, और इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? आयनिक कंपाउंड आर वाटर सॉल्युबल। इसके आगे का आप लोग कुछ मत पढ़ो, तो इतना पढ़ो।
आपका जो आयनिक कंपाउंड है ना वो पानी में घुल मिल सकता है। ठीक है। मतलब क्या, अब मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। हाँ। देखो, सपोज करो ये पानी है इसमें। हम्म, एक मिनट। मेरे का पूरा पानी है। ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या किया है, NaCl डाला। क्या डाला है? NaCl। NaCl को जब आप पानी में डालोगे ना, वो ब्रेक हो जाएगा इनटू Na+ एंड Cl- में। तो जैसे ही आप NaCl को पानी में डालते हो, वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और आपको पता है पानी भी बनता है, H2O जो है, H2O, वो भी दो मॉलिक्यूल से बनता है, दो आयन से बनता है, H+ और OH-। मुझे बताओ अपोजिट्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सो ये Na+ को ना OH- अट्रैक्ट करेगा, और ये Cl- को ना H+ अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से आपका जो आयोनिक कंपाउंड होता है ना, वो पानी में सॉल्युबल होता है। बिकॉज इसमें ना क्या होता है, अपोजिट चार्जेस जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते प्रॉपरली। तो यही आप लोग ने NaCl को पेट्रोल में डाला, डीजल में डाला, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, तो ये उसके अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा। इसके ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ। सब इतना ध्यान में रखो कि आपका जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है। फिर क्या आएगा, आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आपके आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते। लेकिन आपके अगर आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में आ गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट में से आप लोग कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। और क्वेश्चन था ना, व्हाट बाय NaCl इज अ ionic compound, आप लोग क्या लिखोगे? NaCl is an ionic compound because it is formed by a cation and an anion. Whichever compound is formed by attraction of cation and anion is called as ionic compound, and therefore NaCl is also ionic compound। और इन प्रॉपर्टीज में से आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, पानी में सॉल्युबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है बट इन मोल्टेन स्टेट। उसके बाद में आप लोग लिख सकते हो कि हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड स्टेट में होते हैं वगैरह। ठीक है। सो इसके आगे क्या दिया है कि आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप लोगों ने केमिकल चेंज हो गया तो सब्सटेंस का कलर बदल जाएगा, या उसका टेस्ट बदल जाएगा, या उसका स्मेल बदल जाएगा। अपीयरेंस मतलब जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा तो नहीं, वो तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन वो कैसा टेस्ट करता है वो बदल जाएगा। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे कोई कलर नहीं बदला, कोई स्मेल नहीं बदली। पानी का टेस्ट और आइस का टेस्ट सेम ही होता है। तो ये क्या होगी आपकी फिजिकल रिएक्शन, क्या होगी? फिजिकल चेंज, रिएक्शन में फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फूड। देखो, जब आपका फ्रूट पकता है
तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। कच्चे फ्रूट में, पक्के फ्रूट में बहुत फर्क होता है। फ्लेवर का फर्क होता है, कलर का फर्क होता है। इसलिए आपका जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है वो एक केमिकल रिएक्टर, केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, इस केस में भी मिल्क और कर्ड के बीच में क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपका कर्ड प्रोड्यूस हुआ है। कर्ड जैसा टेस्ट करता है, जैसा दिखता है, इट इज नॉट लाइक मिल्क। मिल्क का प्रॉपर्टीज, मिल्क का टेस्ट अलग है, कर्ड की प्रॉपर्टीज, कर्ड के टेस्ट अलग है। इसीलिए ये क्या होगा, आपका है केमिकल चेंज। इवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी जो है वो इवोपरेट हो गया। देखो, पानी इवोपरेट हो गया है, अगर आपने टेम्परेचर को डाउन कर दिया तो पानी जो इवोपरेट हो गया है फिर से लिक्विड में बदल जाएगा। तो देखो, फिजिकल चेंज में क्या होता है ना, जो चेंज हुआ है उसको आप रिवर्स कर सकते हो। मतलब पानी को आप आइस बना सकते हो, आइस को आप पानी बना सकते हो। मुझे बताओ, कच्चे फ्रूट को आप पका हुआ फ्रूट बना सकते हो? वो तो बना सकते हो, लेकिन पके हुए फ्रूट को आप फिर से कच्चा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। फिर 1 मिनट, आप लोग दूध से दही बना लोगे, लेकिन क्या दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, इसलिए आप लोग क्या बोलोगे, ये क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, इट इज नो डाउट अ केमिकल चेंज। आयरन फिलिंग्स गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, देखो, जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या वो अट्रैक्ट नहीं भी हो पाएगा क्या, अगर आपने मैग्नेट को दूर रख दिया तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा? तो ये रिवर्सिबल है, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो एक बार चेंज हो गया उसको आप लोग फिर से बदल सकते नहीं हो। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचना, ठीक है। फिर आप लोग का आता है नेक्स्ट, स्पेसिफिक कैपेसिटी। मैंने क्लास में एक बार आप लोग को करवाया था, लेकिन यहाँ पे मैं आप ये फिर से करा दूंगी आप लोग को। बिफोर दिस आई एम जस्ट टेकिंग अ 1 मिनट ब्रेक एंड आई विल बी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्जर्व द फिगर, फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, मानो तीनों ही ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे थे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वैक्स के काफी ज्यादा नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि इसने उस टेम्परेचर तक आने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में हीट ली हुई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो क्या होता है कि अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो कितना हीट ले रहा है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑब्जेक्ट है, 1 और 2। एक ऑब्जेक्ट लेता है 10 जूल हीट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और एक ऑब्जेक्ट लेता है 50 जूल हीट 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। सो ऑफ कोर्स 50 जूल वाले की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज्यादा हीट मांग रहा है। सिमिलरली आयरन का भी यही केस है, इसने अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा हीट ली होगी। तीनों ही बॉल्स का टेम्परेचर जो है इक्वल है, लेकिन आयरन ने ज्यादा हीट ली थी, इसलिए इसने ज्यादा हीट रिलीज की और ये काफी ज्यादा अंदर गया। सो आप लोग यही बताओगे आंसर के अंदर, यही जस्टिफाई करोगे, आयरन टुक मोर अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज इट 1 डिग्री सेल्सियस। तो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, आयरन टुक मोर अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू कॉपर एंड lead. And that is why when we have put that iron ball into wax, the more heat was released. ज्यादा हीट लिया होगा तभी जाके ज्यादा हीट देगा, और इसीलिए वो अंदर गया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा है, एलिमेंट विच हैज मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो क्या लिखोगे आप लोग कि लीड। मतलब लीड ने क्या किया, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कम हीट ली। तो जब वो हीट देगा तो जितना उसने अब्जॉर्ब किया था उतना ही देगा। उसने कम अब्जॉर्ब किया था इसलिए कम दिया, इसलिए वैक से जो है वो ज्यादा नीचे तक नहीं गया। आपको डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज
1 second. The amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity of that object. ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है ये ऑब्जेक्ट, आपको बताना है कि इसका क्या काम है। तो देखो, ये फ्यूज वायर है, ये एक मिनिएचर सर्किट ब्लॉकर है, और ये एक गैल्वानोमीटर है। ठीक है। सो गैल्वानोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बता सके कि हमारे सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी डायरेक्शन में है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर आपके सर्किट में एकदम से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, एक्सेस अमाउंट ऑफ, सॉरी हीट नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्विच। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द एंटायर सर्किट एंड अप्लायंसेस अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस केस में आपके पूरे सर्किट को, मतलब आपके पूरे वायरिंग्स एंड एवरीथिंग को और आपके अप्लायंसेस को बचाने का काम कौन करता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर आपका क्या आता है? ये फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि अगर ज्यादा ज्यादा करंट गया तो उस केस में क्या होगा कि जो बीच का मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा और करंट का जो फ्लो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो it is used to protect the circuit and appliance by stopping the flow of excess electric current. So यहाँ पे मैंने आप लोग को यूजेस भी समझा दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग को पूछा है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और यहाँ पे अनसैचुरेटेड। ये ना मैंने आपको क्लास में एक बार एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सैचुरेटेड में क्या आता है? अल्केन आता है। अनसैचुरेटेड में क्या आता है? अल्कीन एंड अल्काइन। बिकॉज इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 बॉन्ड्स होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने क्लास में बताया आप लोग को ये। CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। आप लोग इसके एग्जाम्पल्स इजीली लिख सकते हैं। मैं आप लोग को सिखा चुकी रहूंगी इस टाइम तक IUPAC में, और इसके हेल्प से आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? ये वाला जो है ना, ये मैं आपको क्लास में सिखाने वाली हूँ, लेकिन हल्का सा मैं आपको, एक सेकेंड, हल्का सा मैं आप लोग को ना ये समझा देती हूँ यहाँ पे। देखो, ये ना मायोपिया है। क्यों? क्यों आपका जो ये यहाँ पे आपका रेटिना है, यहाँ पे रेटिना के पहले अगर इमेज बनता है तो वो क्या होता है? मायोपिया होता है। मतलब इमेज पहले बन रहा है, बाद में नहीं बन रहा है। तो दिस इज योर मायोपिया। और मायोपिया के केस में हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ताकि जो लाइट रेज है ये थोड़ी डाइवर्ज हो और रेटिना के ऊपर पड़े। ठीक है। ये क्यों होता है इसका मैं आप लोग को जो है ना प्रॉपर रीजन क्लास में समझाने वाली हूँ। मतलब अभी कुछ लेक्चर्स होंगे ना, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मतलब जब तक आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे तब तक आप लोगों को मैं समझा चुकी रहूंगी। और इसका करेक्ट डायग्राम जो है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। 1 सेकेंड, आपको इसके डायग्राम्स करके जाने एग्जाम में। ठीक है। ये जो है यहाँ पे, ये पहले बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है 1 सेकेंड। अगर ये पहले बन रहा है मतलब ये क्या है? मायोपिया है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और इसका करेक्ट डायग्राम ये होगा। तो आप लोग बोलोगे दीदी ये डायग्राम तो थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग देखो, जस्ट यहाँ पे एक लेंस लगा दी है, बाकी कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक लेंस प्लेस कर दिया है, फर्स्ट डायग्राम के जैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया? एक लेंस प्लेस कर दिया, कॉनकेव लेंस प्लेस कर दिया, बस दैट्स इट। तो आपको ये दो डायग्राम्स करने हैं। आपको मैंने कुछ लेक्चर पहले बताया था कि आपको ये भी करना है, ये वाला, कि अगर अब हम लोग बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो आपकी लेंस फ्लैट हो जाती है, अगर आप लोग पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपकी लेंस राउंड हो जाती है। सो ये वाला डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है, करना नहीं, समझ के लेना है एक बार। ठीक है। तो इसको हम लोग क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, एंड सिमिलरली आप लोग ये वाले क्वेश्चन को भी मैं क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। सो विद दिस योर दिस पेपर ऑल्सो गेट ओवर। मैं एक बार चेक करूँ कि कुछ क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। सारे क्वेश्चंस हो गए। तो मार्च 2023 भी कंप्लीट होता है। अब आपका सिर्फ 2 पेपर बाकी है, दो नहीं 3 पेपर बाकी है। सो वो भी कंप्लीट करा दूंगी मैं। एंड
यू विल बी वेरी रेडी फॉर योर, ठीक है? बाय बाय, सी यू।